हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी का स्वागत है फिजिक्स विद सायन में। तो आज हम लोग फाइटर बैच में क्लास 12 को एक बहुत ही नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है, आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर लेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले दो चार इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ रिसेंटली कमेंट कर रहा है कि सर सिलेबस खत्म होगा तो सर एग्जाम का पहले सिलेबस खत्म होगा तो आप करा देंगे, तो आप क्या करेंगे सर, ये सब कमेंट कर रहा है। तो मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए। जब मैंने वादा किया कि सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तो वाकई मैं सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा और इसी चैनल के ऊपर हर एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो सिर्फ मैं क्या करवा रहा हूँ, क्या सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, इसका आप चिंता मत कीजिए। आप चिंता कीजिए कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। मैं जब पढ़ाई करा रहा हूँ उसको एनालिसिस क्या आप लोग घर में कर रहे हैं, क्लासेस करने के बाद खुद का बुक उठा के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, या अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि मैं जो आप लोगों को कराने का वादा किया हूँ, आपके एग्जाम से बहुत पहले ही सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म किसका होगा, मेरा खत्म होगा, आप लोगों का खत्म नहीं होगा। आप लोगों को खुद पढ़ने से, खुद मेहनत करने से, खुद अच्छा न्यूमेरिकल करने से तो फिर आप लोग मतलब कुछ कर पाएंगे। नहीं तो मैं सिलेबस खत्म करवा के चल जाऊँगा, आप लोग क्लासेस आधा करेंगे आधा नहीं करेंगे, अल्टीमेटली फेलियर आप ही का होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं क्या करा रहा हूँ, कब मैं कंप्लीट कराऊंगा, इसके ऊपर फोकस मत कीजिए। मेरा क्लास करने के बाद खुद अपना किताब उठा के खुद शुरू कीजिए पढ़ना कि सर ने ये कराया था, इसका न्यूमेरिकल्स कैसा है, देखते हैं कर पाते कि नहीं। ऐसा आप लोगों को करना पड़ेगा। खुद से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये मेरे बात विश्वास कीजिए, यही ट्रू फैक्ट है। तो ठीक है, यही आप लोगों से बोलना था। अभी हम लोग शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। और देखिए मैं लिख के रखा हूँ थ्योरी ऑफ लाइट। तो थ्योरी ऑफ लाइट मतलब वेव ऑप्टिक्स जानने से पहले सबसे पहले हमें लाइट का थ्योरी देखना पड़ेगा। मतलब सालों से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लाइट के ऊपर थ्योरी दिए हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे, आज थोड़ा स्टडी करेंगे कि लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, अलग अलग टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दिया, उन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वेव ऑप्टिक्स, और मैं बोल रहा हूँ अच्छे से फॉलो कीजिए। आज हम लोग पूरा इसके इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है सब हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ लाइट जब भी पढ़ेंगे, लाइट थ्योरी ऑफ लाइट मतलब लाइट एक्चुअली है क्या, व्हाट इज लाइट। सो उसी चीज़ के बारे में सबसे पहले हमारे फिजिक्स के जो ग्रेटेस्ट जीनियस जिसे बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में थ्योरी दिया था। सो सबसे पहले जो लाइट का थ्योरी है नंबर 1, दैट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी, यह साल था 1675 जितना मुझे याद आ रहा है। तो सबसे पहले न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था 1675 में। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, लाइट रिमेन्स या लाइट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पसल्स, मतलब लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड कॉर्पसल्स। उन्होंने न्यूटन ने बोला था लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और यही स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने बोला था कॉर्पसल्स। मतलब छोटा छोटा कॉर्पसल्स लेके लाइट चलता है, मतलब ऐसे ऐसे छोटा छोटा कॉर्पसल्स लेके लाइट चलता है। जब एक लाइट एक जगह से लाइट फ्लो करता है, ये छोटा छोटा कॉर्पसल्स में लाइट चलता है। ये सबसे पहले किसने बोला था, न्यूटन ने बोला था, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला था कि ये कॉर्पसल्स जो है, हर एक कॉर्पसल्स का स्पीड सेम होता है। मतलब एक कॉर्पसल का स्पीड ज़्यादा होगा, एक कम होगा, या नहीं, हर एक कॉर्पसल्स ट्रैवल करेगा विथ सेम स्पीड। लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉर्पसल्स एंड दे ट्रैवल्ड विथ सेम स्पीड, ठीक है। सेम स्पीड के साथ ये लोग ट्रैवल करता है। ये सबसे पहले किसने बोला था, न्यूटन ने बोला था। और ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इजीली एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। मतलब न्यूटन का ये थ्योरी मतलब ऐसे ही उन्होंने नहीं दिया था, इस थ्योरी की मदद से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड, क्या क्या एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मतलब लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन उन्होंने प्रूव किया था इस थ्योरी से। फिर क्या प्रूफ किया था, रिफ्लेक्शन, और क्या प्रूफ किया था, रिफ्रैक्शन, और प्रूफ किया था रिफ्रैक्शन। ये तीनों थ्योरी को सर आइजैक न्यूटन ने अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी से प्रूव किया था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट उस जमाने में न्यूटन को रेस्पेक्ट करते थे, तो ये वाला थ्योरी बहुत ही जगह वैलिड हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद एक दूसरे साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ और थ्योरी दिया, उनका नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस। सो कुछ सालों बाद जो हम लोग अभी पढ़ेंगे
ये होगा क्या थ्योरी, ये हाइगेंस का थ्योरी पढ़ेंगे। और हाइगेंस थ्योरी आप लोग का सिलेबस का भी पार्ट है, आज आप लोगों को मैं हाइगेंस प्रिंसिपल भी पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले हाइगेंस थ्योरी क्या था देखिए। सो हाइगेंस थ्योरी क्या था, हाइगेंस थ्योरी था, हाइगेंस ने पूरा न्यूटन का थ्योरी को बोला ये नहीं, ये गलत है, ये वाला कुछ ही साल बाद आया था। इन्होंने 1675 में दिया था, इन्होंने 1678 में दिया था, कुछ ही सालों बाद ये वाला थ्योरी आया था। सो ये एक डच साइंटिस्ट थे, ये एक डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला था, डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइगेंस, क्रिश्चियन हाइगेंस क्या बोला था, उन्होंने सजेस्टेड दैट, उन्होंने बोला था लाइट, न्यूटन ने क्या बोला था, लाइट क्या नेचर है, लाइट का पार्टिकल नेचर है, लेकिन इन्होंने बोला लाइट बिहेव्स एज अ वेव, सजेस्टेड दैट लाइट बिहेव्स एज वेव बोला था। लेकिन कौन सा टाइप का वेव बोला था ये भी आप लोग को जानना पड़ेगा। इन्होंने जिस टाइप का वेव बोला था वो वेव तो गलत है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था देखिए, बिहेव्स एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बिहेव्स एज, ये वाला लॉन्गिट्यूडिनल वेव को थोड़ा अंडरलाइन करके रखिए क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ आप लोग को बोलना है कि लाइट बिहेव्स एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइगेंस ने बोला था कि लाइट बिहेव्स एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दैट मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव एज साउंड वेव। तो उन्होंने बोला कि साउंड वेव जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लाइट वेव भी वैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और उन्होंने ये भी बोला था कि लाइट वेव जब ट्रैवल करता है, एक इमेजिनरी हमारे चारों तरफ जो स्पेस है, स्पेस में एक मीडियम है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो मीडियम उन्होंने बोला था ईथर मीडियम। ये उन्होंने बोला था, ये करेक्ट नहीं है, मैं आप बार बार बोल रहा हूँ, समझिए। तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने बोला था कि लाइट बिहेव्स एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव जस्ट एज साउंड वेव, और इट ट्रैवल्स किसमें, इन ईथर मीडियम। लेकिन बाद में उस टाइम में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि ये वेरीफाई कर पाए। उस टाइम में 1678 में हमारा साइंस के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि एक्चुअली स्पेस में क्या मीडियम है वो हम लोग एक्सपीरियंस कर पाए, एक्सपेरिमेंट करके निकाल पाए, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था। सो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों ने इस बात को विश्वास किया। लेकिन कुछ सालों बाद फिर से दो साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेस्नेल और यंग। फ्रेस्नेल और यंग दोनों का थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे, इस आपके सिलेबस का पार्ट है। तो फ्रेस्नेल और यंग ने प्रूव किया, लेटर फ्रेस्नेल एंड यंग, ये दो तो साइंटिस्ट है, वेरी फेमस साइंटिस्ट। आप लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, सब कुछ आपका सिलेबस का पार्ट है। तो उन्होंने बताया कि लाइट तो एक वेव है। लेटर फ्रेस्नेल एंड यंग ने एक्सपेरिमेंटली दिखाया कि लाइट एक वेव है, लेकिन वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है, वो क्या वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ये किसने प्रूव किया था, फ्रेस्नेल और यंग। तो अच्छे से देखिए, सबसे पहले न्यूटन ने दिया था क्या थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फिर हाइगेंस ने बोला लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल नहीं, क्या बिहेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और किसमें ट्रैवल करता है, ईथर की तरह। बाद में इसी थ्योरी को, हाइगेंस का थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करके मतलब करेक्ट करके, फ्रेस्नेल और यंग ने बोला कि लाइट बिहेव्स एज क्या, लाइट बिहेव्स एज ट्रांसवर्स वेव। लेटर फ्रेस्नेल एंड यंग एक्सपेरिमेंटली, और ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंटली proved that light behaves as transverse waves. Light behaves as transverse wave, not longitudinal wave, transverse wave, और इन्हें कोई भी मीडियम नहीं लगता ट्रैवल करने के लिए, and requires no medium to travel। मतलब मीडियम में भी चल सकता है, बिना मीडियम का भी चल सकता है, वैक्यूम में भी लाइट चल सकता है। ये किसने बोला था, फ्रेस्नेल और यंग। और इस हाइगेंस के थ्योरी से, या फ्रेस्नेल और यंग का जो ट्रांसवर्स वेव है, इस थ्योरी से हम लोग रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, उसके बाद और भी थ्योरी है जो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, सब कुछ हम लोग प्रूव कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर इंटरफेरेंस, ये सब आप लोग पढ़ेंगे, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। सो इतना सब चीज़ हम लोग इस वेव थ्योरी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं।
तो अभी सब इस पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या चल गया चर्चा, पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड समझ गया कि नहीं लाइट, न्यूटन सर गलत थे इधर, लाइट इज अ वेव। ठीक है, तो इसको और भी प्रूफ करने के लिए लेटर सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आए, जिनका थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो देखिए दो तो थ्योरी अभी हम लोग तो पढ़ा। पहला थ्योरी क्या था कि लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल, इसने बोला था न्यूटन ने। उसके कुछ सालों बाद हाइगेंस आके बोला लाइट बिहेव्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन उसी को थोड़ा करेक्ट करके फ्रेस्नेल और यंग ने क्या बोला, लाइट वेव है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं, क्या वेव है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और इस थ्योरी से इन सब चीज़ों को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी हम लोग दिखाएंगे, कैसे प्रूफ करते हैं सब कुछ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाइए, स्टोरी सुनते जाइए। पूरा आप लोग को जो स्टोरी बोल रहा हूँ, स्टोरी सुनिए, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब स्टोरी अच्छे से सुनिए। इसके बाद कुछ सालों बाद और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम आप सभी लोगों को पता है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और उनका थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और आप सभी ने, ये आपके पहला जो सेमेस्टर था, थर्ड सेमेस्टर था इसके पहले, उधर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा लेक्चर मैंने आप लोग को वन शॉट में कराया भी था, जो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को अच्छा से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का आप लोगों को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बिहेव करता है। तो वहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा था, मैक्सवेल का थ्योरी। तो अभी उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 3 क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये थर्ड थ्योरी है लाइट का, ये वाला थर्ड थ्योरी है। ये थ्योरी किसने दिया था, ये दिया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल मतलब इसका बहुत सालों बाद, ये 1800 साल के अंदर हो गया, 1843 ऐसा कुछ साल में दिया था, साल इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या उन्होंने बोला था देखिए, तो बहुत सालों तक ये चल रहा था। उन्होंने इसी थ्योरी को थोड़ा एडवांस कर दिया, मतलब इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, इसी में सपोर्ट करने में एक थ्योरी दे दिया कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल suggested that light behaves as electromagnetic waves. Light behaves as electromagnetic waves, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा लाइट का और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, दोनों कंपोनेंट रहेगा। मैग्नेटिक वेव्स एंड क्या, एंड कैन ट्रैवल without any medium। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेगा। और यहां से उन्होंने ये भी बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बोथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये थ्योरी उन्होंने बोला था। और इनका जो लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो उन्होंने मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट किया था, वो कैसा दिखता था, ये ऑलरेडी आप लोग थर्ड सेम में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब यहाँ से भी हमारा लाइट का वेव थ्योरी आ रहा है, कुछ ऐसा था। देखिए अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस, सो अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, सो ये ऊपर की तरफ जो हमारा वाइब्रेट करेगा, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ये वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये क्या है, ये हमारा E0। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये हमारा E0 है। और इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पूरा परपेंडिकुलर, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। सो ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरफ मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरफ है क्या क्या हमारा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये क्या है हमारा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और ये है हमारा ऑरिजिन। तो ये वाला थ्योरी किसका था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, कि हमारा लाइट ऐसे चलेगा और ऐसे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगा। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके बाद जो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, वो साइंटिफिक वर्ल्ड का रिवॉल्यूशन ला दिया था। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि सबने सोचा कि फिजिक्स का हर एक चीज़ डिस्कवर हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है, फिजिक्स में जो भी कर रहा था हो चुका है। लेकिन एक दिन एक साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने धारणा पूरा पलट दिया, और आज तक हम लोग उस टॉपिक को ठीक से समझ नहीं पाए, जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी। और इन्होंने किसने दिया था, यह था साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक।
जिनको हम लोग आइंस्टाइन के गुरु के नाम में भी जानते हैं, ये आइंस्टाइन के गुरु थे। हाँ, हम लोग आइंस्टाइन को जितना महान समझते थे, उनके भी गुरु कौन थे? सर मैक्स प्लैंक। अभी उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक टाइम साइंटिफिक कम्युनिटी में, मतलब ये थ्योरी के बाद सबने एक्सेप्ट कर लिया था। ये जो थ्योरी था पहले तो हमारा हाइगन्स का थ्योरी था, फिर आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके बाद जब मैक्सवेल ने ये वाला थ्योरी दे दिया तो पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में समझ लिया कि डिबेट एंड्स, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। लेकिन सबने तो सोच लिया था, लेकिन फिजिक्स के जो एकदम, जो इसको हम लोग बोलते हैं गुरु, फिजिक्स के जो बादशाह, फिजिक्स के जो मतलब किंग बोलेंगे, क्यों उसको बोलेंगे? सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने जब कोई बात बोला था, आइजैक न्यूटन ने जो खुद बात बोला था, वो कभी गलत नहीं हो सकता, जान के रखिए। तो वो चीज़ इतने सालों बाद सर 1675 में न्यूटन ने बोल के गया था क्या? लाइट पार्टिकल। 200 साल पार हो चुका है, इसके 200 साल तक पीपल ने बिलीव किया न्यूटन गलत थे, क्या था? लाइट वेव है। लेकिन 200 साल बाद एक ऐसा थ्योरी आया जिसने सबको चौंका के रख दिया कि न्यूटन कभी गलत नहीं हो सकते। उसी चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, उसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मतलब जब ये पढ़ेंगे ना, स्टोरी सुनने में बहुत मजा आएगा। जिन लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है, कभी अगर आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट्री देखेंगे या आप लोग ये स्टोरी सुनेंगे, मतलब सोचिए, मतलब हम एक इंसान है, हम इतना कुछ, मतलब अगर हमारा कैपेसिटी हम लोग सोचेंगे तो हम कितना कुछ हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। हमारे नेचर में चारों तरफ इतना चारों तरफ है, नेचर को हम लोग स्टडी करेंगे ना, हम लोग कितना कुछ जान पाएंगे। मतलब नेचर को अगर हम लोग डीपली स्टडी करें, हम लोग बहुत कुछ जान पाएंगे। यही मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखिए, ये जो थ्योरी था, ये थ्योरी क्या था? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो हम लोग समझ लिया। अभी देखिए, अभी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये साल था 1905, और ये ही वो साल है जब फिजिक्स का रिवॉल्यूशन हो गया। क्यों रिवॉल्यूशन हो गया? मतलब इस टाइम तक आते आते सब साइंटिस्ट ने सोच लिया था हमने सब कुछ कर लिया फिजिक्स में, और कुछ करने का नहीं है, क्लासिकल वर्ल्ड में पूरा कंप्लीट। आप लोग को मैं क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा, आपका नेक्स्ट आप लोग क्लास 12 में सिलेबस में देखना क्वांटम थ्योरी। उधर में आप लोग ये स्टोरी थोड़ा मैं और भी डिटेल्स में बताऊंगा कि एक टाइम ऐसा आ गया था पूरा फिजिक्स वर्ल्ड में कि सबने सोच लिया था कि जो भी फिजिक्स में डिस्कवर करना था, जो भी इन्वेंट करना था, हो चुका है और कुछ नहीं है, इसी चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन एक टाइम में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सडनली हुआ, उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया था। साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी के ऊपर काम कर रहे थे। उसको स्टडी करते करते उनको मिला कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी हमारा स्मॉल पैकेट्स में रह रहा है। मतलब वहाँ पर उन्होंने एक नया टाइप का चीज़ डिस्कवर किया, जिन्होंने बोला पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसी को उन्होंने बोला क्वांटम। तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं आप लोगों को क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसको और भी डिटेल्स में बोलूंगा मैं। सो मैक्स प्लैंक क्या किया था? डिस्कवर्ड दैट जो हमारा कोई भी जो वेव है, वेव कॉन्सिस्ट ऑफ, वेव या कोई भी एनर्जी होता है, कोई भी स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, दैट इज मेड अप ऑफ क्या? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दैट लाइट भी बोल सकते हैं, लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स। ये स्मॉल पैकेट्स को उन्होंने बोला था क्वांटा। स्मॉल क्वांटा, इसी से क्वांटम आया, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इसी स्मॉल पैकेट्स को बोला जाता है फोटॉन्स। एंड दीज वर कॉल्ड फोटॉन्स। सो अल्टीमेटली यहां से मैक्स प्लैंक ने क्या सजेस्ट किया? लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। सो देयरफॉर लाइट का क्या है? लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और उस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोला था? फोटोन। उस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोला था? फोटॉन्स बोला था। पार्टिकल्स को क्या बोला था उन्होंने? फोटॉन्स बोला था। लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उसी पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोला था? फोटॉन्स बोला था। समझ पा रहे हैं? और यहीं से डिबेट यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, यहीं से क्या शुरू हुआ? एक नया डिबेट शुरू हुआ, क्योंकि इतना टाइम तक वेव थ्योरी एक्सेप्ट हो गया था, और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हमारा फिर से हमारा क्या नेचर आ चुका है? फिर से हमारा लाइट का पार्टिकल नेचर आ चुका है। फिर से लाइट का पार्टिकल नेचर आ चुका है। और ये ऐसा ही नहीं है, ये जो पार्टिकल नेचर है, ये जो थ्योरी है, इसी थ्योरी का यूज करके लेटर आइंस्टाइन ने, सर आइंस्टाइन, ये भी एक फिजिक्स के लेजेंड है, आप सभी लोग इनका नाम सुने हैं। इसी थ्योरी का यूज करके उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी उन्होंने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी आइंस्टाइन ने
इसी थ्योरी का एक्सप्लेन करके उन्होंने मतलब इसी थ्योरी के हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और सर आइंस्टाइन को किस लिए नोबेल प्राइज मिला है पता है? आप सभी लोग को शायद सोचेंगे E=mc², इसलिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन नहीं, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन के लिए। मतलब सर आइंस्टाइन ने ये थ्योरी का यूज करके नोबेल प्राइज भी उनको मिल गया। समझ पा रहे हैं क्या बात बोल रहा हूँ मैं? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस उन्होंने इससे किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरी है जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे आगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब चीज़ें, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब चीज़ें वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर पाता है। सो अल्टीमेटली डिबेट फिर से शुरू हो गया। हम लोग देख रहे हैं लाइट जब वेव की तरह बिहेव कर रहा है, वेव चल रहा है, लाइट जब पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल चल रहा है। तो क्या दो नाव में एक साथ पैर देकर लाइट चल रहा है? ये क्वेश्चन आ चुका है कि लाइट क्या दो नाव में एक साथ पैर देकर चल रहा है? तो अल्टीमेटली बहुत सालों तक ये डिबेट चला। फिर एक स्टूडेंट आए, स्टूडेंट क्यों बोल रहा हूँ, वो भी एक लेजेंड है फिजिक्स के, लेकिन तब वो एक पीएचडी स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने पीएचडी मतलब पढ़ाई करते करते, पीएचडी का टेन्योर करते करते, इतने सालों का जो लंबा डिबेट है उसको उन्होंने एक इक्वेशन से उन्होंने सॉल्व कर दिया, और उस लेजेंड का नाम है सर डी ब्रोगली। सो अभी हम लोग उस चीज़ के बारे में पढ़ने जाएंगे। सो अल्टीमेटली इतना जितना भी कॉन्ट्रडिक्शन था, जितना भी यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम था, किसने सॉल्व किया? साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने। तो उन्होंने क्या बोला था साइंटिस्ट डी ब्रोगली में, सुन लीजिए, इसको सुन लीजिए। तो अल्टीमेटली साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि हमारे पास जो भी, मतलब कोई भी हमारा जो एक्सीलरेटर चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, दैट हैज क्या? वेव एसोसिएटेड विथ इट। मतलब उन्होंने बोला था कोई भी एक्सीलरेटर चार्ज पार्टिकल होगा तो उसमें क्या होगा? वेव एसोसिएट होगा। समझ पा रहे हैं कि उन्होंने बोला था एवरी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, every accelerated charge particle has some wave associated with it। और ये बोल के उन्होंने एक इक्वेशन दिया था हमारे पास, ये लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। ये h को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी ये क्या चीज़ है, कहाँ से आया? जब मैं आप लोगों को क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा तब इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसका वैल्यू जो होता है, h का वैल्यू होता है 6.626 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड ये होता है। अभी छोड़िए, इसका वैल्यू को आप छोड़िए, अब इसका वैल्यू का भी कंसिडर मत कीजिए, आप सिर्फ h को लिखिए। जब आप लोग का ये वाला लाइट चैप्टर में इसका कभी काम नहीं आएगा, जब मैं क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, और एम भी का मतलब क्या है? मोमेंटम। इसका मतलब है मोमेंटम। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द ग्राउंड ब्रेकिंग, दिस इज अ ब्रेक थ्रू इन द फिजिक्स। क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, ये लैम्डा क्या डिनोट करता है बोलिए तो? लैम्डा डिनोट करता है वेव नेचर, मतलब वेवलेंथ डिनोट करता है वेव नेचर। और नीचे का जो ये एम भी है, मोमेंटम, क्या डिनोट करता है बोलिए तो? पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन से पूरा डिबेट खत्म कर दिया कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में रिलेशन डी ब्रोगली ने समझ दिया। और यहीं से अल्टीमेटली पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लाइट का क्या है? डुअल नेचर है। यहीं से पूरे इसी चीज़ के बाद, मतलब सर डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के बाद या इनके थ्योरी के बाद, उन्होंने सबने एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। समझ पा रहे हैं? लाइट का क्या है? डुअल नेचर है। सो लॉन्ग डिबेट कम्स टू एंड। सो लाइट का नेचर क्या है? लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल, लाइट बिहेव्स एज वेव। यही चीज़ आप लोगों को बताना था। समझ पा रहे हैं? लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। यही था इतना बड़ा थ्योरी अब तक जो आप लोगों को मैं बता रहा था कि इतना सालों का डिबेट शुरू हुआ था सर न्यूटन से, खत्म हुआ डी ब्रोगली में। 300 साल तक ये डिबेट चला साइंटिफिक कम्युनिटी में। फिर अल्टीमेटली सबने पाया कि लाइट क्या है? डुअल नेचर। इसको लिखना है, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइगन्स का थ्योरी के बाद कैसे इस चैप्टर में हम लोग वेव थ्योरी, यहाँ पर जो हम लोग शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हमारा सब वेव नेचर ऑफ लाइट ही पढ़ेंगे। फिर जब क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे क्या? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।
तो अभी इस चैप्टर का मेरा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो ये वाला पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, तो हमने थ्योरी ऑफ लाइट समझ लिया, पूरा स्टोरी हमने समझ लिया। अब देखिए, अभी हम लोग अब क्या समझेंगे, अभी हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली वेव थ्योरी ऑफ लाइट में कैसे चलता है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग का नया टर्म सिखाना जा रहा हूँ, उसका नाम है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट एक्चुअली है क्या, इसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से हाइगन्स का थ्योरी पढ़ेंगे। सो वेव फ्रंट है क्या, तो वेव फ्रंट का मतलब है, मतलब एक्चुअली हम लोग इतना दिन से क्या जानते थे, लाइट ट्रेवल्स विद स्ट्रेट लाइन, लेकिन हाइगन्स ने क्या बोला, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता, लाइट ट्रैवल्स इन द मोड ऑफ वेव फ्रंट। मतलब क्या है, अगर आप लोग का डायग्राम से समझाऊं, मतलब कोई भी एक सोर्स होगा, सोचिए यहाँ पर एक सोर्स है, तो यहाँ से लाइट हर एक डिरेक्शन में लाइट हमारा ऐसे करके स्प्रेड होगा, इक्वली लाइट हमारा स्प्रेड होगा। तो देखिए ये जो स्प्रेड हो रहा है, जैसे आप लोग का एक तालाब है, एक सोचिए यहाँ पर एक तालाब है, तालाब में आपने एक पत्थर फेंक दिया, तो वहाँ से ऐसे ऐसे करके बाहर की तरफ ऐसे ऐसे करके चल जाएगा ना, वेव निकल जाता है ना। एक पत्थर आप तालाब में फेंक दिया, देखिए इक्वल एक निकल जाता है, ऐसे वेव ऐसे निकल जाता है। ठीक वैसे ही जब आप लोग लाइट को सोचेंगे, लाइट वैसे एक तालाब की तरह चल जाता है। मतलब यहाँ पर हर एक पॉइंट, हर एक जगह पे कुछ पॉइंट है जहाँ से लाइट एमिट हो रहा है। सो यहाँ पर हर एक जगह में लाइट इक्वल डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है। तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट का मतलब है द locus of all points of light source that are in same phase, are called wavefront, मतलब सेम सोर्स में होता है। अभी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वेव फ्रंट आर ऑफ 3 टाइप्स। वेव फ्रंट होता है 3 तरह का, मतलब कौन सा सोर्स से एमिट हो रहा है। तो वेव फ्रंट हो रहा है 3 टाइप का। एक है हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट, एक है हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट, एक है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और एक है प्लेन वेव फ्रंट। अभी एक एक चीज को समझेंगे क्या है। एक है प्लेन वेव फ्रंट, 3 तरह का वेव फ्रंट होता है। अभी देखिए हो कैसे रहा है, देखिए स्पेरिकल वेव फ्रंट जो होता है, नंबर 1 समझिए, स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या है, एक पॉइंट सोर्स, जब ये एक पॉइंट सोर्स होगा तो पॉइंट सोर्स से एमिट होता है क्या, स्पेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स से एमिट होता है स्पेरिकल वेव फ्रंट। मतलब देखिए यहाँ पर हमारा अगर पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट जनरेट होगा, ये वाला वेव फ्रंट होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट। ऐसा मतलब ये जो सोर्स है यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो बढ़ रहा है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये है हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये सब हमारा क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। अभी एक चीज़ देखिए, स्पेरिकल वेव फ्रंट ये वाला चल रहा है, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसे चल रहा है, लेकिन ये सोर्स से और वेव फ्रंट से जो परपेंडिकुलर लाइन निकलता है उसके बोलते हैं रे। तो ये सब तो है वेव फ्रंट, ये जो हमारा है ये है वेव फ्रंट, ये वाला वेव फ्रंट है, ठीक है। ये वाला क्या है, सब हमारा वेव फ्रंट है। तो सोर्स से जब निकलता है तो लाइट ऐसे तरह से निकलता है। ये जो निकल रहा है, दीज आर कॉल्ड रेज, इनको बोलते हैं रे। मतलब वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर इन्हें बोला था रे। सो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो रेस ने, जो मतलब ये लाइंस निकलते हैं, इसे बोलते हैं रे। और ये रे और वेव फ्रंट म्यूचुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये रे क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट। मतलब रेस जैसे स्प्रेड हो रहा है, वेव फ्रंट भी ऐसे स्प्रेड होता रहेगा। रे जैसे स्प्रेड हो रहा है, वेव फ्रंट भी ऐसे स्प्रेड होगा। यहाँ से आप लोग याद रखिए, इसका मेन सोर्स क्या है, इसका सोर्स है पॉइंट सोर्स। तो ये वाला हुआ स्पेरिकल वेव फ्रंट। फिर हम देखेंगे क्या है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है, नंबर 2 सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का कौन सा सोर्स है, सो इनका सोर्स है, यहाँ पर जैसे पॉइंट सोर्स था, यहाँ पर क्या सोर्स होगा, लाइन सोर्स। जब हमारा लाइन सोर्स होगा तो कौन सा वेव फ्रंट होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो दीज आर द लाइन सोर्स, ठीक है।
लाइन सोर्स। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा चलता है? एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। यहाँ से रेस ऐसे करके चारों तरफ निकलता है, यहाँ से रेस ऐसे करके चारों तरफ निकलता है, इन सबको बोलेंगे रेज। जब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या है? लाइन सोर्स, और इसका परपेंडिकुलरली ऐसे रेस चारों तरफ निकलता है, मतलब ये जो निकल रहा है सिमिलरली इधर भी चारों तरफ ऐसे करके निकल रहा है, तो चारों तरफ इक्वली स्प्रेड हो रहा है, समझ पा रहे हैं? तो दीज आर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और लास्ट जो वेव फ्रंट है वो क्या है? वो है प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसे चलता है वो भी देख लीजिए। प्लेन वेव फ्रंट नंबर 3, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स क्या है? जब ये स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बहुत दूर चल जाता है तो वही क्या हो जाता है? प्लेन वेव फ्रंट। मतलब ये जब बहुत दूर तक चल जाता है तो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल दोनों एक साथ मतलब मिलके प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। व्हेन सिलिंड्रिकल एंड spherical wave front, cylindrical and spherical wave front travels for long distance, it behaves as plane wave front, it behaves as plane वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसे चलता है बोलिए? तो प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरह से चलता है, समझ पा रहे हैं? प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरह से चलता है, मतलब ऐसे बीच से ऐसे करके चलता है, ऐसे बीच से ऐसे करके चलता है। तो ये सब क्या है? ये सब प्लेन वेव फ्रंट है, और ये जो है दीज आर द रेज। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स अलग से कुछ नहीं है, ये स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल जब दूर ट्रैवल करता है वही धीरे धीरे एक प्लेन बन जाता है। क्यों बोलिए? देखिए तो एक स्फीयर जो होता है ना, एक स्फीयर होता है, एक स्फीयर का देखिए सबसे छोटा पार्ट क्या है बोले तो स्फीयर का छोटा पार्ट क्या है? एक प्लेन है। तो उसी की तरह जब बहुत दूर तक चलेगा यही स्फीयर बढ़ते 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 बहुत दूर तक जा रहा है ना, यही स्फीयर बढ़ते बढ़ते ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, तो एक टाइम में आके ये प्लेन बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। समझ पा रहे हैं? जब बहुत दूर तक जाएगा वही स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल क्या बन जाएगा? एक प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेव फ्रंट क्या है समझ गए। अभी कुछ हम लोग थ्योरी से पढ़ लेते हैं, मतलब इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वेव फ्रंट जो होगा, वेव फ्रंट और रेस क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये जो रेज एंड वेव फ्रंट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहां से जान के रखिए। रेज एंड वेव फ्रंट नंबर 1, रेज एंड वेव फ्रंट आर बोथ perpendicular to each other. रेज एंड वेव फ्रंट आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेज जो होगा ये वाला प्लेन वेव फ्रंट है, ये वाला रेज है, हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू वेव फ्रंट्स अलोंग ए पर्टिकुलर रे इज ऑलवेज सेम। अब इसको समझाऊंगा मैं। डिस्टेंस बिटवीन any two wave fronts along a ray is always same। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस, अगर इस रे के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा और इसका जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा दोनों हमेशा सेम होगा। मतलब एक ही रे के अकॉर्डिंग दोनों वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है हमेशा सेम होता है। अगर यही चीज़ मेरा स्पेरिकल वेव फ्रंट होता तो स्पेरिकल वेव फ्रंट में भी सेम चीज़ होता। देखिए ये एक स्पेरिकल वेव फ्रंट ऐसे करके एमिट होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करते। तो अगर एक पर्टिकुलर रे का मैं बात बोलूँ तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसका और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसका और इसके बीच में वही डिस्टेंस होगा। ये भी अगर डी होता है इसको भी डी बोलेंगे और इसको भी डी बोलेंगे, मतलब डी 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 करके हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सेम रहेगा, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए क्या है, ये वाला सेम हो गया। उसके बाद हमारा जो रे है, जो रे जिस तरह प्रोपागेट हो रहा है वही कह देता है हमें डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। उसके बाद द डायरेक्शन इन व्हिच द रे प्रोपागेट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, मतलब जिस तरह प्रोपागेट करेगा वही हमें वेव फ्रंट का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखिए ये वाला हमने समझ लिया। इसके बाद अब जब पढ़ेंगे इसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन विच रे प्रोपागेट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। इसके बाद जो मतलब ये तो हमने बता दिया, जहाँ पर रे प्रोपागेट करेगा उसी में डायरेक्शन होगा। इसके बाद हमारा नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल, बैकवर्ड में कोई भी वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होगा। इसको देखिए, नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल, कोई बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है, मतलब हमेशा वेव फ्रंट कभी आगे जाएगा, वेव फ्रंट कभी पीछे नहीं आएगा। मतलब देखिए यहाँ से पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकल रहा है इस समय आगे की तरफ जाएगा, कभी भी पीछे की तरफ कोई भी वेव फ्रंट नहीं आएगा, मतलब बैकवर्ड कभी भी वेव फ्रंट नहीं आएगा, जहाँ से क्रिएट होगा ऐसे एक्सपांड करता रहेगा। तो ये कुछ थ्योरी था इसका, हमारे वेव फ्रंट का कुछ थ्योरी था। अभी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे किसके बारे में, हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है देख लेते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस थ्योरी क्या था वो हमने पढ़ लिया। अभी वेव फ्रंट कैसे चलता है दिस इज गिवन बाय हाइगेंस थ्योरी, मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल। ये आपके एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या बोलते हैं देखिए, Huygens principle. So Huygens principle is based on three assumptions. Huygens principle is based on three assumptions. तीन assumptions के ऊपर based है, क्या क्या है? This theory is based on three assumptions. Three assumptions क्या क्या है? सबसे पहला जो assumptions है, सबसे पहला जो assumption है वो क्या है बोलिए तो, कि लाइट एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू वेव फ्रंट। एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट बिहेव्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। एवरी वेव फ्रंट, और इसी को बोला जाता है क्या बोले तो वेवलेट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, और इसी को बोला जाता है वेवलेट्स। मतलब जो एक वेव फ्रंट जाता है, देखिए ऐसे अगर मैं आप लोग को बोलूँ ये क्या है, एक हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट जा रहा है, तो हर एक पॉइंट मतलब वेव फ्रंट का जो एक एक पॉइंट है यहाँ से एक नया वेव फ्रंट भी शुरू हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ से एक नया वेव फ्रंट भी शुरू हो सकता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट या वेवलेट। तो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसी को बोला जाता है क्या, वेवलेट्स। समझ गए, ये था पहला थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी क्या कहता है, नेक्स्ट थ्योरी कहता है क्या, नेक्स्ट थ्योरी कहता है कि पहला असम्पशन ये वाला है, जो अगला थ्योरी है वो कहता है कि जो भी हमारा वेव फ्रंट है, और एवरी पॉइंट वेव फ्रंट या ये सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है travels with the speed of light in all direction. This secondary wavelets travel with the speed of light, travels with the speed of light in all direction, ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं। और इसके बाद जो थर्ड थ्योरी है वो क्या बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी वेव, मतलब जो डायरेक्ट मतलब ये जो वेव फ्रंट क्रिएट हुआ ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करेगा। जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या बोला जाता है कि जो भी हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो डायरेक्शन है इज गिवन अलॉन्ग द टेंजेंशियल प्लेन या फॉरवर्ड एनवेलप। अब इसको समझाऊंगा क्या है, द
डिरेक्शन ऑफ द न्यू वेवलेट या वेव फ्रंट इज along the फॉरवर्ड एनवेलप। फॉरवर्ड एनवेलप का मतलब क्या है? फॉरवर्ड एनवेलप इसका मतलब है टेंजेंशियल प्लेन इज गिवन along द फॉरवर्ड एनवेलप। इसका मतलब क्या? टेंजेंशियल प्लेन। द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेव फ्रंट्स along द फॉरवर्ड एनवेलप या टेंजेंशियल प्लेन along which the wave propagates, along which the wave propagates। इसका मतलब क्या है? देखिए, along which the wave propagates। अब इसका मतलब क्या है सर? देखिए, अगर किसी इंस्टेंट में हमारा कोई वेव फ्रंट, यहाँ पर मेरा एक वेव फ्रंट ए भी है, किसी इंस्टेंट में ये हमारा एक वेव फ्रंट है, यहाँ पर हम लोग का अलग अलग पॉइंट है। तो यहाँ से अलग अलग पॉइंट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। सो एट एनी इंस्टेंट ये क्या होगा? वेव फ्रंट विल बी अलोंग टेंजेंशियल प्लेन। तो नया वेव फ्रंट जो होगा, यहाँ पर एक पॉइंट है ए। तो एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट सोर्स से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाऊँ, ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। यहाँ से बनाऊँ तो दिखने में कुछ, देखिए इसको थोड़ा अच्छा सा बना दो, रुकिए एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा के अच्छा सा बनाता हूँ, आप लोग समझ पाएंगे। सो किसी इंस्टेंट में हमारा कोई वेव फ्रंट यहाँ है, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे करके कुछ स्पीयर्स बनाएं, ऐसे करके स्पीयर्स बनाएं, तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट बन रहा है, अलग अलग पॉइंट बन रहा है। सो ये जो लाइन होगा, मतलब यहाँ पर एक लाइन अगर मैं बनाऊँ इसका एकदम टेंजेंशियल सरफेस से, इस स्पीयर का जो टेंजेंट जाएगा यहाँ से, और एक लाइन बनाऊँ एकदम यहाँ से जो आएगा। सो अगर मैं इसको ए डैश और बी डैश लिखूँ और इसको सी डी लिखूँ, सो और इसको मैं ए या इसको अलग अलग नाम दे दीजिए, ए सी, इसको स्मॉल, इसको बी, बी डैश, इसको ऐसा नाम दे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। सो हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल में क्या बोलता है? ए बी जो लोकेशन है, ए बी इज द पोजीशन ऑफ द करंट वेव फ्रंट। तो जो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा वो इसका टेंजेंशियल प्लेन में रहेगा। टेंजेंशियल प्लेन में मतलब अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं तो इसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग, तो सी डी होगा इसका जो नेक्स्ट पोजीशन होगा। इसका पहला वाला पोजीशन कौन सा था? ये वाला था, ये वाला जो डिस्टेंस है पहला वाला पोजीशन था। तो ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, ऐसे तरह आगे बढ़ रहा है, मतलब ये एक प्लेन वेव फ्रंट था। अगर मेरा एक स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है तो भी ऐसे करके आगे बढ़ेगा। स्पेरिकल वेव फ्रंट भी अगर होता है तो ऐसे करके टेंजेंशियल प्लेन में ही आगे बढ़ेगा। मतलब ये मेरा अभी एग्जैक्ट पोजीशन है वेव का, ये वाला है हमारा प्रीवियस पोजीशन ए डैश बी डैश, ये वाला होगा नेक्स्ट पोजीशन। मतलब हमारा जो स्पेरिकल वेव फ्रंट बढ़ रहा है, स्पेरिकल वेव फ्रंट बढ़ रहा है, वो हमेशा ऐसे करके बढ़ेगा। मतलब एक अगर इमेजिनरी सर्कल में ड्रॉ करूँ तो इसके टेंजेंशियल प्लेन से हमारा आगे बढ़ेगा। ये वाला समझने में आप लोग नया नया सीख रहे हैं तो थोड़ा आप लोग मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऐसे टेंजेंशियल प्लेन करते 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 आगे बढ़ता है। समझ पा रहे हैं ना? ये एक प्लेन वेव फ्रंट था, ये एक स्पेरिकल वेव फ्रंट था। दीज आर द हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अभी हाइगेंस प्रिंसिपल हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज दो तो आता है, प्रूव ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, वो भी हम लोग अभी देख लेंगे। चलिए, प्रूव ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, अभी उसको देख लेते हैं वो क्या होता है। अभी ये भी क्वेश्चन, ये वाला जब क्वेश्चन में आएगा हाइगेंस प्रिंसिपल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वाला आपको लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे प्रूव ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। तो रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है? हाइगेंस प्रिंसिपल मतलब लाइट जो हमारा वेव फ्रंट की तरह बिहेव कर रहा है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे ऐसे रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए ये अगर हमारा सरफेस है तो ऐसे करके हमारे पास एक वेव फ्रंट आता है, तो ऐसे करके एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आता है। मतलब एक्चुअली रे ऑफ लाइट तो ऐसे आ रहा है, यहाँ से तो हमारा रे ऑफ लाइट आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है मतलब एक्चुअली क्या आ रहा है, ऐसे करके वेव फ्रंट आ रहा है। तो ऐसे करके रे आ रहा है,
तो रिफ्लेक्शन के बाद हमारा लाइट ऐसे चल जाता है ना, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चल जाता है, तो बाहर की तरफ जो चल जाएगा इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ऐसे करके हमारा लाइट ऐसे आगे की तरफ चल जाता है। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो ये वाला पूरा डायग्राम है। अभी अगर वेव फ्रंट को हम लोग नहीं बनाए तो इसको डायग्राम हम लोग सिंपली कैसे बना सकते हैं रिफ्लेक्शन का, देखिए इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। सो देखिए ये है वाला हमारा एक सरफेस है। सो ये जो लाइट रे आया है, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट। अगर मैं इसको बोलूँ इसको बी बोल सकते हैं, या इस पोजीशन को मैं रुकिए, इस पोजीशन को मैं ए बोल रहा हूँ, और ये वाला पोजीशन को आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं। तो ए बी जो हमारा ये जो वेव फ्रंट है इंस्टेंट, ये वाला है इंसिडेंट वेव फ्रंट। सो एट एनी इंस्टेंट हमारा ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। देखिए अच्छा समझिए, लाइट रे आ रहा है, सो ए बी इक्वल्स टू इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट अगर है ये वाला, सो यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, सो ये वाला लाइन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो इसको आप लोग कुछ नाम दे सकते हैं, इसको आप लोग एन नाम दे सकते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अभी एट टी इक्वल्स टू जीरो हमारा वेव कहाँ है, तब हमारा वेव कहाँ है, वेव हमारा बी में है। तो जब t इक्वल्स टू टी होगा, वेव हमारा b में है, जब t इक्वल्स टू टी होगा तो वेव हमारा कहाँ आ जाएगा, b से हमारा इधर c में आ जाएगा। और तब यहाँ से ये वाला वेव फ्रंट मेरा कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, यहाँ से कुछ इस तरफ चल जाएगा, a से कहाँ तक चल जाएगा, इस पॉइंट तक चल जाएगा। सो इस पॉइंट को कुछ नाम देंगे। सो एट t इक्वल्स टू टी वेव हमारा कहाँ तक चल जाएगा, b वाला चल जाएगा c तक, और a वाला वापस वहाँ तक चल जाएगा। फिर हमारा एक वेव यहाँ से एमिट होगा और यहाँ से ऐसे एमिट होगा, फिर ऐसे करके रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर जो इंस्टेंट में जो वेव होगा, एट एनी इंस्टेंट यहाँ पर जो वेव होगा, इसको आप लोग नाम दे सकते हैं, ये वाला जैसे ए बी था, ये वाला आप नाम दे सकते हैं सी डी। ये वाला सी डी हमारा क्या हो गया, सी डी हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सी डी हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अगर ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, सो मेरा ये जो एंगल होगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो मेरा सी डी क्या हो गया, सी डी मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा ये वाला। अभी देखिए ये वाला आई, वो वाला आर है, और हमारा ए सी जो है, ए सी हमारा नॉर्मल है। ए सी इज द नॉर्मल वेव फ्रंट, मतलब सरफेस का जो नॉर्मल है वो नॉर्मल का वेव फ्रंट है ए सी। अभी देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ये वाला आई है, ये वाला क्या है 90 डिग्री, और अगर हम लोग इसको देखेंगे ये वाला एंगल भी कितना है 90 डिग्री, क्योंकि रे और वेव फ्रंट आपस में परपेंडिकुलर होता है। सो ये वाला 90 डिग्री और ये वाला भी हमारा 90 डिग्री है। अभी देखिए क्या हो रहा है, अगर हम लोग देखें ये वाला 90 डिग्री है, सो ये वाला अगर आई है तो नीचे ये वाला एंगल भी पूरा हमारा आई होगा, और ये वाला आर है तो ये वाला एंगल हमारा आर होगा। क्यों हो रहा है सर आर? तो देखिए क्योंकि ये वाला हमारा आई है, सो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक तो मेरा 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री है। सो अगर यहाँ से ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस आई। सो ये पूरा एंगल 90 डिग्री माइनस आई। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम होना ही पड़ेगा ना। सिमिलरली उसी लॉजिक से ये वाला आर है तो ये वाला क्या है 90 डिग्री माइनस आर, तो 90 डिग्री माइनस आर तो ये वाला आर होगा, तभी तो ये वाला मेरा 90 डिग्री माइनस आर वैलिड होगा, तो इसलिए ये वाला मेरा आर आ गया। समझ पा रहे हैं इस थ्योरी से? सो मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, नहीं इक्वल्स नहीं लिख सकता, वो बाद में प्रूफ करूँगा मैं। ये वाला आई है और डी सी ए ये वाला क्या है आर है। आई और आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी अगर हम लोग दो ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी सी ए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी सी ए, दोनों अगर ट्राइंगल हम लोग देखें तो सबसे पहला देखिए कि हमारा ए बी सी और ए डी सी दोनों एंगल जो है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, दोनों एंगल मिला के कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो पाथ है
बी से सी अगर लाइट का वेलोसिटी v होता है तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। फिर a से d जाने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, बी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। मैं इसको लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसके बाद देखिए ए सी क्या है, ए सी है हमारा कॉमन साइड। ए सी क्या है, ए सी इज कॉमन साइड। सो ये वाला क्या है, साइड साइड एंगल। सो बाई साइड साइड एंगल, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस ए एस क्राइटेरिया से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस ए एस क्राइटेरिया से ये वाला जो तो है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी सी ए क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और जब भी कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो हमारा हर एक एंगल सेम होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, यहीं से हमारा क्या आ गया, आई इक्वल्स टू आर। सो एक चीज़ हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक चीज़ प्रूव हो चुका है, और एक चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा क्या, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है। उसको प्रूव करेंगे तो दोनों ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा प्रूव हो जाएगा। सो देखिए, तो पहला वाला तो प्रूव हो चुका है। अभी देखिए नाउ देखिए हमारा जो भी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, नॉर्मल, बोथ आर ऑल आर परपेंडिकुलर टू किसका, ऑल आर परपेंडिकुलर टू हमारा रे का परपेंडिकुलर है। नाउ ए बी is perpendicular to इंसिडेंट रे, वैसे ही CD इज परपेंडिकुलर टू किसका, इस परपेंडिकुलर, ये तो इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्टेड रे है, इस परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ परपेंडिकुलर है। देखिए ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है, CD हमारा देख पा रहे हैं ना परपेंडिकुलर है, यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं ना परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है। और सिमिलरली हमारा जो प्लेन जो नॉर्मल है, ये AC ये तो नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर है, और हमारा AC इज परपेंडिकुलर टू किसका, नॉर्मल। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है अपने कॉरस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट के साथ। तो जब परपेंडिकुलर है उसका मतलब क्या है, दे लाई इन सेम प्लेन। तो देयरफॉर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है। और हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, प्रूव्ड। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया हमारा, प्रूव हो चुका है। समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। तो ये था प्रूव ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। अभी सेम चीज हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देख लेते हैं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कैसे होता है देखिए। सो नाउ हम लोग अभी पढ़ेंगे नंबर 2, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है देखिए, ये हमारा एक सरफेस है। सो यहाँ पर हमारा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आएगा, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आएगा, यहाँ पर एक एनी इंस्टेंट, ये हमारा ए बी है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और क्लियरली μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा, मतलब ये वाला रेयरर मीडियम होगा और ये वाला होगा डेंसर मीडियम। तो ये वाला जाएगा, तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ से लाइट इधर आ जाएगा, ये पहले यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से लाइट ऐसे आ जाएगा। सो हमारा इस पॉइंट को D बोल दीजिए। सो यहाँ पर जो ये पॉइंट C है, ये CD क्या हो गया हमारा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ऐसे करके हमारा लाइट गया। सो AB क्या है, AB है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और हमारा CD क्या है, CD है रिफ्रैक्टेड
वेव फ्रंट, CD है हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अभी देखिए क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और AD क्या है, AD है हमारा यहाँ पर नॉर्मल वेव फ्रंट, AD है नॉर्मल वेव फ्रंट, नॉर्मल वेव फ्रंट। अभी देखिए क्या हो रहा है इधर, अगर ये वाला मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो यहाँ पर अगर मैं लाइन बनाऊँ तो ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला I है तो पिछले वाला के लॉजिक के जैसे ये वाला क्या हो जाएगा I, और सिमिलरली ये वाला रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है तो ये वाला हो जाएगा R, तो ये वाला जब R होगा सो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस R, तो और ये वाला R होगा तो मेरा ये वाला भी R हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग को मिल रहा है कि एंगल BAD दिस इज इक्वल्स टू I और एंगल ADC इक्वल्स टू हो रहा है R हो रहा है, समझ पा रहे हैं, ये वाला हो रहा है R। अभी देखिए, अभी यहाँ से ये आने में टाइम अगर t लगता है, यहाँ से A से C आने में टाइम t लगता है, इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी अगर v1 होता है, इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी अगर v2 होता है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि हमारा B से D जो डिस्टेंस है, B से D क्या होगा v1t, और A से C जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा v2t मैं लिख सकता हूँ। अभी अगर मैं लिखूँ साइन I मतलब साइन BAD, साइन I अगर लिखूं तो साइन I अगर होता है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो साइन I मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज BD बाई AD। सो क्या हो जाएगा, BD का वैल्यू क्या है v1t बाई AD, और साइन R अगर मैं लिखूं क्या होगा, देखिए साइन R, तो ये वाला R है, ये वाला परपेंडिकुलर है, दैट इज AC बाई AD होगा, दैट इज AC बाई AD। AC का वैल्यू क्या है v2t बाई AD। अभी अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, साइन I बाई साइन I डिवाइड कर दो क्या होगा v1t बाई AD बाई v2t बाई AD दैट इज v1 बाई v2। और आप सभी लोगों को रे ऑप्टिक्स में आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ के आ चुका है, 1 μ2 का मतलब क्या है μ2 बाई μ1, इसका मतलब भी क्या होता है v1 बाई v2, याद आ रहा है कुछ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा μ2 बाई μ1। तो इसी को हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा μ1 साइन I इक्वल्स टू μ2 साइन R। यही क्या है, यही तो हमारा स्नेल्स लॉ है, यही हमारा स्नेल्स लॉ है। तो रिफ्रैक्शन का एक लॉ ऑलरेडी प्रूव हो चुका है स्नेल्स लॉ, और इसके बाद हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल तीनों ही रे के साथ परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कि हमारा जो इंसिडेंट रे, मैं लिख सकता हूँ एन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, और इसी से हमारा प्रूव हो गया क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोनों चीज़ प्रूव हो गया, और यहीं से हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ये जो दो प्रूफ मैंने आप लोगों को बताया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों में से एक प्रूफ आपका सेमेस्टर 4 में आएगा, लिख के ले लीजिए, दोनों में से एक प्रूफ आपके एग्जाम में आएगा। कैसे प्रूफ करना, एकदम सिंपल प्रोसेस है, पूरा 3 नंबर का प्रूफ है, कैसे प्रूफ करते हैं पूरा देख लीजिए। ये है प्रूफ आज का। तो ठीक है, आज का क्लास ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट शुरू करेंगे, और वहाँ से हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैसे इंटरफेरेंस होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।